हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे कि आपने सुना, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि विधेयक बिलों को संसद में पास किया गया, जिसका किसान काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। और आपका जब ये बिल पास किया गया, तब हरसिमरत कौर बादल, जो कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, उन्होंने अकाली अकाली दल से, जो आपके केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसका काफी ज्यादा विरोध संसद में भी किया गया। और इसके साथ ही साथ किसान जो पंजाब हरियाणा के हैं, वो काफी ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो आज हम इस लेक्चर के माध्यम से समझने वाले हैं कि आखिर ये 3 कृषि विधेयक हैं क्या, और इसकी जो हिस्ट्री और हिस्ट्री से रिलेटेड आपके जितने भी फैक्ट हैं, उनको आज हम आसानी से या आसान शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। तो यदि हम कृषि की बात करते हैं, तो कृषि राज्य की विषय सूची में है। 1950 के बाद जमींदारों के अत्याचारों को रोकने के लिए एक एक्ट आया था, जिसका नाम था आपका एपीएमसी एक्ट। 1950 के पहले जनरली आपने सुना होगा, साहूकार होते थे, जमींदार होते थे। वो किसान उनसे पैसा लेता था और उनकी अपनी जो जमीन है उसको वहां पर गिरवी रख देता था। लेकिन 1950 के बाद एक एक्ट आया जिसका नाम है एपीएमसी एक्ट, जिसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, जिसको हम मंडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जनरली 3 मार्केट होते हैं। पहला मार्केट होता है जिसको हम बोलते हैं लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का मतलब यह है कि किसान अपनी फसल को कोई भी आसपास के क्षेत्र व्यापारी को बेच सकता है। दूसरा आपका जो मार्केट है उसको हम बोलते हैं एपीएमसी की कृषि मंडी। तो एपीएमसी की जो कृषि मंडी है, जहां पर आपके कौन रहते हैं, मिलेंगे आपको आढ़तिया मिलेंगे। ठीक है, जिसको कई बार हम बिचौलिया भी बोलते हैं। तो वो जो आढ़तिया क्या करते हैं, आपकी जो फसल है वहां पर उसकी बोली लगती है, और उस बोली के माध्यम से वो आपकी फसल को खरीद लेते हैं, है ना। और यहाँ पर भी आढ़तिया जनरली वो भी प्रॉफिट कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं, क्योंकि कम दाम में यदि वो फसल को आप खरीदेंगे, है ना, तो वो भी अपना प्रॉफिट देखेंगे। तो वो प्रॉफिट देखने के लिए वो व्यापारी को उस फसल को महंगे दाम में बेच देते थे। और जो तीसरा मार्केट है वो है हमारा, कि हम अपनी फसल को सरकार को एमएसपी में बेच दें, है ना। और यहां पर जितना भी ज्यादा समस्या है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब किसके पीछे हैं? एमएसपी के पीछे हैं। जितना बवाल आपका मच रहा है वो सिर्फ एमएसपी में है। तो एमएसपी क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। एमएसपी कैसा समझिएगा, इसको हम बोलेंगे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान की लागत में यदि सरकार ने कुछ मेहनताना जो लेबर चार्ज जो भी उसका लगा और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद उसकी जो फसल की कीमत डिसाइड की जाएगी, उसको हम बोलेंगे एमएसपी। जैसे एक फसल में आपकी जो लागत आई है किसान की, वो आई है 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। सरकार ने उसमें प्रॉफिट जोड़ दिया 700 रुपए। तो अब ये जो अमाउंट बना 1,700, इसको हम बोलेंगे मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। तो सरकार 23 फसल पे एमएसपी लागू किए हुए हैं। ठीक है। अब आप किसान की फोटो देखकर या किसान की स्थिति देखकर मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि कहां छुपा कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत। जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा देश देखिए, खेतों पर बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। यदि हम बात करें ये बिल की, जो 3 बिल आए, ये 3 बिल आपके 5 जून 2020 को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के रूप में लागू किए गए। अध्यादेश जो कि हमारा संविधान आर्टिकल 123 में शामिल है। अध्यादेश जारी कौन करता है, तो याद रखिएगा, अध्यादेश जो जारी करता है वो करता है राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अध्यादेश जारी होने के बाद यह 6 माह तक आपका लीगल रहता है। याद रखिएगा, अध्यादेश जो लागू जारी होगा उससे 6 माह तक ही ये लीगल रहेगा। संसद में हमारे 2 सदन है। जब कानून लागू हुआ तो जो बिल है पहले हमें कहां पास कराना होगा? संसद में पास कराना होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अर्जेंट कानून लाना होता है, अर्जेंट इमरजेंसी सिचुएशन में। तो संसद सत्र यदि नहीं चल रहा है तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन यह अध्यादेश 6 माह बाद संसद में पास कराना आवश्यक है, और वो भी 6 सप्ताह के अंदर। ठीक है। तो आखिर ये जो 3 बिल है ये हैं क्या, इनको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं पहले बिल की तरफ। तो जो पहला बिल है आप देख सकते हैं, उसका नाम है आपका फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य बिल
संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020। इस बिल को आप समझ लेते हैं, इस तरह समझ लेते हैं कि किसान, पहले क्या था कि किसान जनरली जो अपनी फसल है वो कहां बेचता था, एपीएमसी की जो मंडियां हैं वहां पर वो जनरली बेचता था। लेकिन इस बिल के माध्यम से सरकार ने बोला है कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है, उसकी इच्छा, वो चाहे व्यापारी को बेच दे, इसके अलावा वो चाहे तो यहां तक कि ये भी सुविधा दी गई है कि दूसरे राज्य में भी जाकर वो अपनी फसल को बेच सकता है। लेकिन सरकार को यह नहीं पता कि पहले भी स्थिति यही थी। देखो आप समझिएगा, यदि हम बात करें भारत में जो पहले किसान थे वो भी लगभग 6-7% ही किसान ऐसे थे जो आपकी कृषि मंडी में अपनी फसल को बेचते थे। लेकिन सरकार बोल रही है अब कहीं, पहले भी जनरली जो किसान था वो ये सोचता था कि मंडी कौन जाए, 6-7% जाते थे, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन जो बाकी किसान है वो आस पड़ोस में है ना, जिसको जरूरत थी उनको बेच दिया है ना, या व्यापारी जो है किराना वाले उनको बेच दिया। तो वैसे भी पहले भी मंडी का रोल हमारा कहीं ना कहीं 6 और 7% ही था कि जो किसान था वहां पर मंडी में बेचता था। लेकिन अब सरकार ने बोला ऑल इंडिया कहीं बेच दो, और सबसे अच्छी सुविधा ये कि गवर्नमेंट ने बोला इसको भी हम ऑनलाइन कर देंगे, है ना। यदि आप चाहो तो अपनी फसल की बोली आप ऑनलाइन ही लगवा लो और वहां से ट्रेडर जो होगा, व्यापारी होगा, वो आपसे जाकर वो खरीद लेगा। तो यहां पर जो एपीएमसी है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपका मार्केट कमेटी, जिसको हम बाजार समिति या मंडी भी बोलते हैं, इसका रोल कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं खत्म होने की कगार पे आ रहा है। और यहां तक कि अभी कुछ फोटो भी आई थी बिहार और महाराष्ट्र की, जहां पर ये बोला गया कि वहां पर की जो मंडियां हैं, वहां की जो मंडियां हैं वो बंद हो चुकी हैं। और यहां तक कि जो व्यापारी और जियो है ना, आपने एक फोटो देखी होगी बहुत वायरल हो रही है फेसबुक में कि जो जियो के आपके कुछ व्यापारी के तौर पे, या फिर आपने देखा होगा जियो की कुछ बोरी है जहां पर फसल को भरा जा रहा है, जो अनाज है उसको भर रहे हैं, और उसमें लिखा हुआ है कि देखिए जियो ने अपने गोदाम भरना शुरू कर दिए, है ना। उस बिल पर भी मांगे आएंगे, समझेंगे। लेकिन यहां पर समझिएगा ये जो बिल है किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य जो बिल है, संवर्धन और सुविधा अधिनियम, है ना, इस बिल के माध्यम से आप इतना बस समझिएगा कि किसान अपनी फसल को कहीं पर भी बेच सकता है, वो पूरी तरह से यहां पर क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ठीक है, वहां पर पूरी तरह से क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। ये है आपका ये पर्टिकुलर पहला बिल। चलिए बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं दूसरा बिल। आप देख रहे हैं जो किसान है आपके पंजाब और हरियाणा के किस तरह से विरोध कर रहे हैं। वो बोलते हैं ना कि ये सिलसिला यूं ही कब तक चलता रहेगा, सियासत अपनी चालों से किसानों को कब तक छलता रहेगा, छत टपकती है उसके कच्चे घर की फिर भी वो किसान बारिश की दुआ करता है। किसानों की स्थिति है ना, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ये चाह रही है, मोदी गवर्नमेंट ये बोल रही है कि एक नेशन, जैसे वन नेशन वन कार्ड, वैसी कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करेगी, वन नेशन वन मार्केट। लेकिन उससे किसानों की स्थिति कैसे होने वाली उनको अभी आइडिया नहीं है। चलिए अब आता है हमारा दूसरा बिल। अब देखिएगा ये जो बिल है इसका नाम है आपका फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। हिंदी में बोलेंगे मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता। मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता, इसको कई बार एक नाम बहुत पॉपुलर हो रहा है उससे भी समझ लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसको हिंदी में बोलेंगे हम अनुबंध कृषि। यानी किसानों को एक निश्चित कीमत दिला दो, है ना। अब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, देखो समझिएगा। ये जो बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, है ना। तो आप इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल दो, अनुबंध कृषि बोल दो, या मूल्य आश्वासन कृषि सेवा अधिनियम बोल दो। तो अब क्या होगा, जरा इस बिल को भी हम समझ लेते हैं। ये बिल क्या है, इसमें ये बोला गया है कि किसान यदि मान लीजिए अपना गेहूं बेचना चाह रहा है ना, गेहूं कीमत कितनी है, मान लीजिए 25 रुपए आपका किलो है अभी, है ना, 25 रुपीज। अब जब किसान फसल काटने जाएगा तो फसल काटने के बाद जब वो बेचने की कगार पे आएगा, और मान लीजिए उस समय जब उसने देखो बोया तो आपकी फसल की जो रेट थी, कीमत थी, वो कितनी थी, 25 रुपए। लेकिन फसल काटने के बाद और जब बेचने की वो कंडीशन में आता है, तब वो देखता है कि उस पर्टिकुलर फसल की जो कीमत है वो कितनी हो जाती है, 20 रुपए हो जाती है। अब किसान परेशान,
तो सरकार ने बोला कि एक काम करो, सरकार ने बोला कि जो किसान हैं और जो व्यापारी हैं, है ना, वो एक बीच अपने आपस में क्या कर लो, एक एग्रीमेंट कर लो। और वो एग्रीमेंट किसके बीच में होगा? किसान और व्यापारी, या जो आपका प्राइवेट व्यापारी है वो आपका जो फसल खरीदना चाहता है उसके बीच में एग्रीमेंट होगा। और वो एग्रीमेंट मंडी के अधिकारी के बीच में होगा, है ना, मतलब उसका जो एग्रीमेंट कराएंगे वो कौन कराएंगे? मंडी अधिकारी। यहीं पर सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी। और दूसरा जो ये है, सरकार ने बोला कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया कंपनी है, ब्रिटानिया कंपनी आपकी क्या बना रही है? बिस्किट बना रही है। उसको क्या चाहिए? उसको गेहूं चाहिए, है ना। यदि हम लेस कंपनी की बात करें तो वो चिप्स बना रही है, चिप्स बना रही है तो उसे क्या चाहिए? आलू चाहिए। तो अब व्यापारी जो है वो क्या करेगा? उसने मान लीजिए उसे चाहिए गेहूं चाहिए, मान लीजिए आपका 50 मीट्रिक टन गेहूं चाहिए, तो वो 4 से 6 या 10-12 गांव के बीच में एक एग्रीमेंट कर लेगा। और वो मान लीजिए 100 एकड़, जितनी भी जमीन 10 और 12 आपके जो गांव है उनके बीच में जो 100 एकड़ जमीन है, उनमें वो एग्रीमेंट करेगा कि यहां पर आप गेहूं की बुआई करिए और जितना भी गेहूं यहां पर होगा उसको हम खरीद लेंगे, है ना। मतलब ये बुआई के पहले ही उसने एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट जो होगा उसमें भी रेट डिसाइड हो जाएगा। सरकार ने, व्यापारी ने किसान को ये बोल दिया कि एक काम करिएगा, जैसे अभी हम मान के चलें कि आपका जो गेहूं है उसकी जो कीमत है वो है 20 रुपए, है ना। हमें उससे कोई मतलब नहीं, 20 रुपए हो, 18 हो, 19 हो, लेकिन हम आपके बीच एग्रीमेंट करते हैं कि जब आपकी फसल कटेगी और कटने के बाद जब आप उसको बेचने की स्थिति में रहोगे, तब हम आपको उस फसल की 25 रुपए कीमत में देंगे, है ना। फिर चाहे रेट कोई भी हो, है ना, फिर चाहे रेट आपका कम हो या ज्यादा हो, लेकिन आपका जब एग्रीमेंट हो गया 25 रुपए में, तो उस फसल को आपको 25 रुपए में हमको देना होगा। समझ में आया? ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन अब समस्या क्या? चलो एक चीज तो ये अच्छी आपकी, आपको इस हिसाब से समझ में आ रही होगी कि मान लीजिए यदि उस समय रेट कम होता है या दूसरी चीजें होती हैं तो किसान को फायदा है। लेकिन मान लीजिए वो गेहूं जो 25 रुपए में उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया था, उस गेहूं की कीमत हो गई 30 रुपए। तब किसान तो ये बोलेंगे कि हम आपको क्यों दें 25 रुपए में, हमारा एग्रीमेंट 25 में था, हम 30 वाले को क्यों ना दें। अब यहां पर थोड़ा समस्या है। या फिर दूसरी चीज ये कि जिस व्यापारी ने, जिस कंपनी ने एग्रीमेंट किया है वो भग जाए, या वो जब खरीदने की बारी आए वो उस किसान से ना खरीदे, तो यहां पर यह समस्या आ सकती है। समझ आ रहा है? तो अब क्या होगा कि यदि कंपनी ने मना कर दिया लेने से, या और कुछ बात बिगड़ गई, तो यहां पर समस्या यह थी कि जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसान और व्यापारी के मध्य हुआ जरूर था, लेकिन वो किसके बीच हुआ था? मंडी अधिकारियों ने कराया था। यदि यही चीज गांव के लोगों के मध्य होती तो मुझे लगता है कुछ ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि गांव के लोग ऐसे होते हैं कि जो चीजें हमेशा याद रखते हैं। यदि कोई बात आती, गांव में एकजुटता बहुत जरूरी है, एकजुट हो जाते हैं लोग, है ना। तो गांव के जो सरपंच थे या मुखिया था, उनके बीच यदि एग्रीमेंट व्यापारी करते तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये चीज काफी अच्छी होती। और यहां पर एक चीज जरूर अच्छी है कि यदि किसान जब अपनी फसल बेचने की बारी आएगी उसकी, तो व्यापारी से जैसे उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, तो उसे कुछ भी किसान को ऐसा नहीं करना है। तो डायरेक्ट जो व्यापारी होगा, जैसे ब्रिटानिया है, तो अपना ट्रक लोडर वहां पर भेज देंगे और बोलेंगे भैया आप एक काम करिए, जो आलू है या फिर आपको जो गेहूं था जितने एकड़ में हमने किया था, आप हमारा भरते जाओ सब यहीं पर, यहीं से हम ले जाएंगे और आपको हम 25 रुपए कीमत जो हमारी बात थी वो हम आपको पैसा देकर जा रहे हैं। तो ये है आपका दूसरा बिल। याद रखिएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो ये है दूसरा बिल जिस पर काफी कुछ लोग समर्थन में भी हैं और कई लोग इसके विरोध में भी हैं। किसान की स्थिति भारत में इतनी ज्यादा खराब है कि फिलहाल तो यदि हम बात करें कोरोना काल की भी, लेकिन आप सोचिएगा कोरोना काल में भी यदि किसी व्यक्ति ने हम सबको जीवित रखे रखा है तो वो है सिर्फ किसान। यदि किसान नहीं होता तो अनाज, तेल और जो बाकी चीजें हैं वो खाने तक को नहीं मिलती। लेकिन हमारे भारत में किसानों की स्थिति अभी भी उतनी दयनीय है। वो बोलते हैं कि किसान खुल के हंसता तो रहा फकीर होते हुए, लेकिन नेता मुस्कुरा भी नहीं पाया अमीर होते हुए। तो किसान तब भी एक चेहरे में अपनी जनरली मुस्कान देखने को उसको मिलती है। तो अब हम समझने वाले हैं तीसरा जो हमारा किसान बिल है वो समझते हैं। तो जो तीसरा बिल है इसका नाम है आपका सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको भंडारण
नियम के नाम से भी जानते हैं। सबसे ज्यादा जो गतिरोध है वो एक तो इसमें और दूसरा आपका एमएसपी को लेकर। सरकार ने बोला मैं एमएसपी नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि होगा क्या कि यदि व्यापारी खरीदने से मना कर रहा है या किसान को लगता है कि नहीं ये फसल का रेट यहां पर हम उससे कम कीमत में खरीदा जा रहा है, तो किसान इतना तो स्वतंत्र है कि उस एमएसपी में आपकी उस फसल को वो बेच सकता है, यानी एक फिक्स रेट है जो उसको वो मिल रहा है वहां पर सरकार में। अब ये जो तीसरा अधिनियम है सर्विस बिल एंड इसेंशियल कमोडिटीज, जिसको हम आवश्यक वस्तु अधिनियम या भंडारण नियम के नाम से जानते हैं, तो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि ये कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान कितनी भी फसल को, कितनी भी चीजों को जो फसल से संबंधित है उसको भंडार कर सकता है, उनका संग्रह कर सकता है। पहले क्या था हमारा? पहले ये नियम था कि कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी अपनी फसल को वो स्टोर नहीं कर सकता, भंडारण नहीं कर सकता। ये केवल और केवल किस में होता था? जब युद्ध और आपदा की बात करते हैं तब नहीं कर सकते, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। अब देखो आप, सरकार ने क्या बोल दिया? पहले क्या था? भंडारण करना बिल्कुल मना था, सजा था। यदि आप ऐसा कुछ करते हैं, फसल को आप जमाखोरी करते हैं, गोदाम में आप पता चला भरे पड़े हो 100 मीट्रिक टन, तो आपको जेल हो जाएगी, है ना। लेकिन अब क्या है, सरकार ने संशोधन ला लिया। सरकार ने क्या बोला? अब आप भंडारण कर सकते हैं, आपकी इच्छा जितना भी करना हो करो, लेकिन बस ये भंडारण आप कब नहीं कर सकते? युद्ध और आपदा में नहीं कर सकते। और आप खुद सोचो, यदि भंडारण की बात करें, कई लोग बोल रहे हैं कि किसान भंडार करेगा, किसान अपने घर पे भरेगा। अरे किसान भैया अपने घर पे, पहली चीज समझ में नहीं आ रहा भारत का इतिहास कि किसान जो है वो अपने घर पे अनाज को कहां स्टोर करेगा? पहली चीज तो उसके पास जगह नहीं है ना। और दूसरी चीज उसे पैसे की जरूरत है, तो वो सिर्फ अपने खाने तक के लिए, यानी जो उसे जरूरत है उतना ही वो स्टोर करेगा, इसके अलावा वो घर पे नहीं रख सकता। घर पे कौन रखेगा? सिर्फ व्यापारी, गोदाम जो डीलर हैं, सिर्फ वो रखेंगे। आप देख रहे हैं जैसे ही नियम आया, जो आपको बताया भंडारण आपका अधिनियम आया, इस अधिनियम आते ही जो व्यापारी हैं, प्राइवेट व्यापारी हैं, गोदाम डीलर हैं, उन्होंने गोदाम बनाने स्टार्ट कर दिए बड़ी बड़ी, और जो अनाज है उसको आपका रखना स्टार्ट कर दिया। तो अब इससे होगा क्या? इससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब आप खुद सोचो, प्याज का स्टॉक है, आलू का स्टॉक है, अनाज का स्टॉक है, लेकिन जो गोदाम डीलर व्यापारी है उनको बाहर ही नहीं निकाल रहे। जब उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी तब वो बाहर निकालेंगे, जब बाहर निकालेंगे उस समय तो आप खुद सोचो उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी कि नहीं बढ़ जाएंगी। तो यहां पर यह समस्या सबसे ज्यादा बढ़ रही है। यानी कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी भंडारण कर सकता है, तो भंडारण यदि करेगा तो भविष्य में वो चीजें क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। यदि गोदाम डीलर तेल को स्टोर करके रख ले, जो तेल आपको 100 रुपए लीटर मिल रहा है, अब आप सोचिएगा वो तेल को स्टोर करके रखते जा रहे हैं, मार्केट में कहीं ना कहीं तेल है ही नहीं है, सरसों है ही नहीं है, तो जब उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो वो रेट बढ़ नहीं जाएगा, तो व्यापारी को मुनाफा नहीं हो जाएगा। फिर वो व्यापारी क्या करेगा? वो बाहर तेल निकाल देगा और 150 रुपए लीटर के हिसाब से आपको लोगों को बेच देगा। तो जो समस्याएं हैं वो जनरली इस बिल में भी देखने को मिल रही हैं, है ना। तो इस बिल की जो समरी है वो ये है कि कोई भी व्यापारी, कोई भी किसान, कोई भी गोदाम डीलर जितना मन चाहे, जितना जैसा भी चाहे, वो अपने गोदाम में अनाज को, तेल को, या जो भी चीजें जरूरत की हैं आपकी फसल से संबंधित, वो आपका स्टोर कर सकता है। इस जो बिल है इसका भी काफी ज्यादा गतिरोध देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे 3 बिल थे जिनको हमने डिस्कस किया। पहला बिल था फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, आपका प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल। दूसरा जो बिल था इसका नाम था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल। और जो तीसरा बिल है वो है आपका सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेंगे वो ये पूछने को मिलेंगे कि आखिर ये जो 3 बिल हैं वो उनमें से कौन सा बिल शामिल किया गया है, ये कौन सा नहीं किया गया है, एपीएमसी मंडियां क्या हैं, कृषि लागत एवं जो मूल्य आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन अध्यादेश से पूछे जाए वो हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के फिलहाल लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।